नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत कुमार और हम लेकर आए हैं इंडियन डिफेंस की 5 सबसे बड़ी और लेटेस्ट अपडेट। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दें। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं आज की पहली अपडेट के साथ। डीआरडीओ एक बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है जिसमें एक ह्यूमनॉइड रोबोट आर्मी बनाने की सोची जा रही है। यह रोबोट गन कैरी कर सकेगा और ह्यूमन कमांडर के कंट्रोल में ऑपरेट करेगा। इनका प्राइमरी ऑब्जेक्ट हाई रिस्क कॉम्बैट सिचुएशन में सोल्जर की जान बचाना और उनका काम आसान बनाना है। इंडियन आर्मी भी रोबोटिक्स और एआई को अपनी मिलिट्री ऑपरेशन में इंटीग्रेट करने में इंटरेस्टेड है ताकि सोल्जर का फिजिकल और साइकोलॉजिकल स्ट्रेस कम हो सके। लेकिन अभी तक आर्मी ने यह क्लियरली डिफाइन नहीं किया है कि इन ह्यूमनॉइड रोबोट से उनकी एग्जैक्ट एक्सपेक्टेशन क्या है। डीआरडीओ, इंडियन आर्मी और एकेडमिक इंस्टीट्यूशन के बीच अभी सिर्फ एक्सप्लोरेटरी फेज में डिस्कशन हो रही है। एक्सपर्ट का मानना है कि इस फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट को फुल्ली ऑपरेशनल होने में 15 से 20 साल लग सकते हैं। ये गन टोटिंग ह्यूमनॉइड रोबोट्स वॉरफेयर में एआई और रोबोटिक्स का फ्यूजन होंगे जो बैटलफील्ड में ह्यूमन कमांडर के साथ मिलकर काम करेगा। इनका मकसद सोल्जर को रिप्लेस करना नहीं बल्कि उनकी कैपेबिलिटी को और स्ट्रॉन्ग बनाना है ताकि बैटलफील्ड में बेटर टैक्टिकल एडवांटेज मिल सके। पर इस टेक्नोलॉजी को डेवलप करना बहुत चैलेंजिंग होगा। रोबोट को इंटेलिजेंस, डिसीजन मेकिंग एआई, एथिकल बाउंड्रीज फॉलो करने वाले सिस्टम और बैटलफील्ड के डायनेमिक्स कंडीशन को अडेप्ट करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। मोबिलिटी, सेंसरी परसेप्शन और ह्यूमन रोबोट इंटरेक्शन जैसे एरिया में काफी प्रोग्रेस करनी होगी। डीआरडीओ का प्लान है कि वो टॉप इंडियन एकेडमिक इंस्टीट्यूशन और इंटरनेशनल डिफेंस टेक्नोलॉजी पार्टनर के साथ कोलैबोरेट करे ताकि सबसे एडवांस एआई और रोबोटिक सिस्टम डेवलप किए जा सके। अगर ये प्रोजेक्ट सफल होता है तो फ्यूचर में इंडियन आर्मी एक एआई पावर्ड रोबोटिक फोर्स के साथ बैटलफील्ड में लड़ सकेगी। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने एक महत्वपूर्ण नीति परिवर्तन करते हुए पाकिस्तान के F-16 फाइटर फ्लीट को मेंटेन करने के लिए $397 मिलियन की मंजूरी दे दी है। ये फंड सिर्फ काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे और एक यूएस मॉनिटर्ड प्रोग्राम के तहत इंश्योर किया जाएगा कि इन्हें भारत के खिलाफ डिप्लॉय ना किया जाए। ये फैसला यूएस फॉरेन एड फ्रीज के बावजूद लिया गया है जो ट्रंप ने अपनी पहली बार ऑफिस संभालने के तुरंत बाद लागू किया था। इस एग्जीक्यूट ऑर्डर का उद्देश्य विदेशी प्रोग्राम के लिए फंडिंग रोकना था, लेकिन तकरीबन $5.3 बिलियन की सिक्योरिटी रिलेटेड एग्जेम्पशन दी गई है जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। ट्रंप का पाकिस्तान को लेकर रुख काफी बार बदला है। 2018 में उन्होंने पाकिस्तान की सिक्योरिटी एड रोक दी थी, ये कहकर कि इस्लामाबाद ने आतंकवाद के खिलाफ पर्याप्त कदम नहीं उठाया है। बाद में बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने इस फैसले को उलट दिया और सितंबर 2022 में पाकिस्तान के F-16 फ्लीट के लिए 450 मिलियन अप्रूव किए थे। अब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के एग्जाम्पशन दिखाता है कि काउंटर टेररिज्म और ड्रग इन्फोर्समेंट पर जोर दिया जा रहा है। इंडिया की नेवल मॉडर्नाइजेशन एक रेयर दिक्कत फेस कर रही है और ये दिक्कत किसी दुश्मन से नहीं बल्कि अपने ही सिस्टम से आ रही है। रिटायर्ड वाइस एडमिरल KN सुशील जो एक एक्सपीरियंस सबमरीनर और साउथ नेवल कमांड के फॉर्मर कमांडर चीफ रहे हैं, इन्होंने डीआरडीओ के सबमरीन डिजाइन करने के रोल को ओपनली चैलेंज किया है। सुशील ने सीधा सवाल उठाया है, जब नेवी के पास खुद का सबमरीन डिजाइन ग्रुप है तो फिर डीआरडीओ को नए सबमरीन डिजाइन करने की जरूरत ही क्यों है। उन्होंने ये भी पूछा कि अगर डीआरडीओ इतना कैपेबल है तो फिर उसे डिजाइन अप्रूवल लेने की क्या जरूरत है। वाइस एडमिरल सुशील का मेन आर्गुमेंट SDG को लेकर है जो कि डायरेक्टोरेट ऑफ नेवल डिजाइन के अंडर एक स्पेशलाइज्ड ग्रुप है। 1960 से DND ने 19 वॉरशिप डिजाइन की है जैसे शिवालिक क्लास फ्रिगेट, कोलकाता क्लास डिस्ट्रॉयर और NS विक्रांत एयरक्राफ्ट करियर। SDG सबमरीन डिजाइन एफर्ट्स का कोर है और अरिहंत क्लास सबमरीन का हल डिजाइन और हाइड्रोडायनेमिक एक्सपर्टीज भी SDG की ही देन है। सुशील का दूसरा पॉइंट है डीआरडीओ के डिजाइन अप्रूवल को लेकर। अगर डीआरडीओ खुद को इतना कैपेबल मानता है तो फिर CCA से सैंक्शन लेने की जरूरत क्यों है। नेवल डिजाइन नॉर्म्स के अकॉर्डिंग प्रोजेक्ट 76 का ब्लूप्रिंट सिर्फ 3 साल के अंदर फाइनलाइज कर लेनी चाहिए, लेकिन डीआरडीओ का इन्वॉल्वमेंट सिर्फ एक्स्ट्रा लेयर्स और डिले को ऐड कर रहा है जो SDG के सिंपल और डायरेक्ट अप्रोच से अलग है। सुशील जैसे क्रिटिक्स का कहना है कि अगर दोनों एजेंसी अपनी एक्सपर्टीज कंबाइन करे तो प्रोजेक्ट 76 को जल्दी एग्जीक्यूट किया जा सकता है और स्ट्रेटेजिक गैप को एफिशिएंटली ब्रिज किया जा सकता है। लेकिन टर्फ वार के वजह से दोनों अपनी अपनी डायरेक्शन में काम कर रही है। एक ही गोल्स के लिए दो अलग अलग एजेंसी का काम करना रिसोर्स का डुप्लीकेशन और ब्यूरोक्रेटिक्स डिले क्रिएट कर सकता है। डीआरडीओ का सबमरीन प्रोजेक्ट एक ट्रेडिशनल R&D हैवी अप्रोच फॉलो करता है जो लॉन्ग टर्म कैपेबिलिटी बिल्डिंग पर फोकस करता है, जबकि नेवी का SDG मॉडल एक स्ट्रीमलाइंड और इंडस्ट्री कोलैबोरेटिव अप्रोच है जो फास्ट डिप्लॉयमेंट को फॉलो करता है।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को इंडियन कोस्ट गार्ड की समुद्री डकैत, आतंकवाद और घुसपैठ के खिलाफ लड़ाई के लिए तारीफ की और उन्हें वीरता, विशिष्ट सेवा और उत्कृष्ट सेवा के लिए कुल 32 पदक प्रदान किए। भारत मंडपम में आयोजित 18th इंडियन कोस्ट गार्ड इन्वेस्टिचर सेरेमनी में भाषण देते हुए रक्षा मंत्री ने इंडियन कोस्ट गार्ड को सुरक्षा सुनिश्चित करने, तस्करी और अवैध मछली पकड़ने जैसे चुनौतियों से निपटने और समुद्री सुरक्षा अभियानों को सफलतापूर्वक अंजाम देने के लिए तारीफ की। वर्ष 2022, 2023 और 2024 के लिए कुल 32 पदक दिए गए हैं, जिसमें 6 विशिष्ट सेवा मेडल, 11 वीरता मेडल और 15 उत्कृष्ट सेवा मेडल दिया गया है। रक्षा मंत्री ने सभी सम्मानित कर्मियों को बधाई देते हुए कहा कि ये पदक सिर्फ एक यादगार नहीं है, बल्कि वीरता, साहस और तिरंगे की शान को बनाए रखने के प्रति उनकी अटल प्रतिबद्धता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि पिछले एक साल में इंडियन कोस्ट गार्ड ने 14 नौकाएं और 115 समुद्री डाकू पकड़े, साथ ही लगभग 37,000 करोड़ के ड्रग्स जब्त किए। इसके अलावा इंडियन कोस्ट गार्ड ने विभिन्न बचाव अभियान के माध्यम से 169 लोगों की जान बचाई और 29 गंभीर रोगी को चिकित्सा सहायता दी। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के द्वारा इंडियन कोस्ट गार्ड की क्षमता बढ़ाने की प्रतिबद्धता को दोहराया। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए इंडियन कोस्ट गार्ड को 9,676.70 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है, जो पिछले बजट के मुकाबले 26.50% अधिक है। रक्षा मंत्री ने कहा कि यह बजट इंडियन कोस्ट गार्ड को आधुनिक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके अलावा 14 फास्ट पेट्रोल वेसल, 6 एयर कुशन व्हीकल, 22 इंटरसेप्टर बोट, 6 नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल और 18 नेक्स्ट जनरेशन फास्ट पेट्रोल वेसल की खरीद को मंजूरी दी गई है, जो इंडियन कोस्ट गार्ड को और मजबूत बनाएगा। डीआरडीओ हेलीकॉप्टर के लिए एक स्पेशल डायरेक्टेड एनर्जी वेपन पोड डेवलप कर रहा है। ये इनिशिएटिव हेलीकॉप्टर कॉम्बैट कैपेबिलिटी को नए लेवल पर ले जाएगा, जिसमें एक सेल्फ कंटेंड सिस्टम होगा जो सारे जरूरी सब सिस्टम को शामिल करेगा। डीईडब्ल्यू पॉड एक मल्टी फंक्शनल इंटीग्रेटेड कैप्सूल होगा जो अपने अंदर ही सारे जरूरी सिस्टम को शामिल करेगा, ताकि इसका इंटीग्रेशन आसान हो और इफेक्टिवनेस मिनिमाइज हो सके। इस पोड का कोर एक हाई पावर लेजर सोर्स होगा जो 3 से 5 किलोवाट ऑप्टिकल पावर जनरेट करेगा। ये पावर लेवल छोटी अनमेंडेड एरियल सिस्टम, कम्युनिकेशन लिंक्स और दूसरे एयरबोर्न थ्रेट को डिसेबल या न्यूट्रलाइज करने के लिए काफी होगा। डीईडब्ल्यू अपना खुद का पावर जनरेशन और थर्मल मैनेजमेंट सिस्टम रखेगा, ताकि ये हेलीकॉप्टर के ऑन बोर्ड रिसोर्स पर डिपेंड ना हो। ये फीचर सिस्टम की रिलायबिलिटी बढ़ाने और प्लेटफॉर्म इंटीग्रेशन को आसान बनाने में हेल्प करेगा। एडवांस इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इस पोड का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होगा, जो लेजर सोर्स, बीम डायरेक्टर और टारगेटिंग सिस्टम के लिए एक इफिशिएंट इंटरफेस प्रोवाइड करेगा। यह सिस्टम रियल टाइम फीडबैक देने और ऑपरेशनल सिनेरियो के हिसाब से एडजस्ट होने की क्षमता भी रखेगा। साथ ही इस पॉड का डिजाइन एरोडायनेमिक स्टैंडर्ड को ध्यान में रखते हुए बनाया जाएगा, ताकि हेलीकॉप्टर की परफॉर्मेंस और मैन्यूवरेबिलिटी पर कोई असर ना पड़े। डीईडब्ल्यू पॉड ट्रेडिशनल वेपन के साथ मिलकर काम करेगा, जिससे हेलीकॉप्टर एक मल्टी वेपन प्लेटफॉर्म बन सकेगा और अलग अलग मिशन प्रोफाइल्स के लिए क्विकली अडेप्टेबल हो सकेगा। ये प्रोजेक्ट इंडिया के इंडिजिनाइजेशन और एडवांस डिफेंस टेक्नोलॉजी का लक्ष्य के बिल्कुल अनुकूल है। इस पॉड का डिप्लॉयमेंट अटैक हेलीकॉप्टर जैसे HAL रुद्रा और LCH पर हो सकता है। साथ ही यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स जैसे ध्रुव के लिए भी ये एक महत्वपूर्ण अपडेट हो सकता है। इंडिया के मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन पर अपडेट्स के लिए बने रहिए। बाकी लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।